माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। निम्न प्रकार संपन्न होती है। अब देखो क्या से संपन्न होगी। अभिक्रिया का जो वेग है, वेग वो k ए की घात 0 के बराबर होगा। ध्यान से देखते रहना, ये यानी कि इसकी घात 0 भी है ना, तो इसका मतलब वो होगा नहीं। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा ये आ जाएगा। वेग को हम कैसे लिखते हैं? वेग को हम लिखते हैं सांद्रता परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। यह आ गया। और ये मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब जब समीकरण नंबर 1 है तो यहाँ से हम इसका समाकलन करना स्टार्ट करेंगे। याद रखना ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की नहीं है। कल इसी जैसा किया था, बस यहाँ एक की जगह ना, मतलब 0 की जगह 1 आ गया था। अब समाकलन करते हैं तो तिरछी गुणा करेंगे इसकी। जब इसकी तिरछी गुणा करेंगे हम लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे डी ए बराबर के डी टी पे समाकलन होगा। इससे डी से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का तो ए आ जाएगा और के और ये टी आ जाएगा प्लस सी। समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ सी का मान निकालना है। जब सी का मान निकालना है तो हम कहेंगे जब टी बराबर 0 है तब जो ए का मान होगा ना सांद्रता, वो उसकी A0 हुई होगी। ए की सांद्रता A0 होगी प्रारंभ में। तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें समीकरण 1 में इसमें समीकरण 2 से सी का मान निकालने की कोशिश करते हैं जरा। इसकी जगह तो ये आ जाएगा, टी की जगह 0 आ जाएगा और ये सी। तो सी बराबर माइनस के ये मिल गया A0। उठा के ये वाला मान यहाँ लगा देंगे और ये तुम्हारा आंसर होगा समीकरण 2 से। माइनस का ए बराबर के टी और ये माइनस का A0। इसे इधर ले जाएंगे तो A0 माइनस ए बराबर के टी, या के टी बराबर जो है वो A0 माइनस ए। यहाँ से हम टी का मान जब निकालेंगे A0 या के का मान निकाल दो, ए अपॉन शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना आ जाता है, वेग स्थिरांक। लेकिन एक और बात लिख देते हैं हम, क्या हम कहेंगे यदि, देखो इधर, यदि प्रारंभ में ए की सांद्रता, या हम कहेंगे प्रारंभ में ए मोल प्रति लीटर है तथा टी समय पश्चात एक्स मोल प्रति लीटर विघटित हो जाते हैं, तब शेष मात्रा, शेष सांद्रता और शेष सांद्रता कितनी बचेगी? देखो उधर प्रारंभ में A0 थे, प्रारंभ में कितने थे? इतने थे, उसमें से इतने खत्म हो गए। प्रारंभ में A मोल थे, X उसमें से खत्म हो गए, तो शेष मात्रा जो है वो ये बची। तो ये शेष मात्रा जो है ना वो A का मान होता है, और प्रारंभिक मात्रा जो है ना वो A0 का मान होता है। वो कितने थे? A थे। ये दोनों मान उठा के समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो K बराबर यहाँ तो आ जाएगा A और यहाँ आ जाएगा A माइनस एक्स।
इसकी जगह ये बटे टी, तो a माइनस ए और प्लस एक्स टी, इससे कैंसिल हो गया, यानी x अपॉन टी जो है ना वो k के मान। तो ये भी आ जाता है, इससे सवाल होंगे हमारे, और ये भी है फॉर्मूला। तो ये शून्य कोटि का विकिरण के लिए। इसके बाद प्रथम कोटि का तुमने कर लिया था, और फिर लिखेंगे द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के लिए हाँ जी, माना एक द्वितीय कोटि की विक्रिया, माना एक द्वितीय कोटि की विक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। निम्न प्रकार संपन्न होती है। हाँ जी, यहाँ तो बताओ किसी समझ में नहीं आया, दिख गया? द्वितीय कोटि का विक्रिया ये। अब हम बेक का फॉर्मूला खोल देंगे, और बेक का फॉर्मूला जो होगा वो डी ए अपॉन डी टी होगा। माइनस क्यों आ रहा है? ऋणात्मक की वजह से। अब ये हो जाएगा के ए की घात 2। अब समाकलन करने के लिए ए वाले पद ए के साथ आ जाएंगे, टी वाला उधर चला जाएगा, तो माइनस के डी ए अपॉन ए स्क्वायर बराबर के डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे हम, हाँ जी, कौन बताने वाला है समाकलन? के तो बाहर आ जाएगा, क्या होगा? ना जी, यहाँ क्या लिखा जाए? समाकलन में नहीं पढ़ा क्या? हाँ जी बताओ, क्या आएगा? इसको ऊपर ले जाएं। देखो इधर, दरअसल मैं ये सोच रहा था क्योंकि खाली जगह हमने इसलिए छोड़ी थी कि कोई बताए। अब देखो इधर, ये भी नियम ही होता है। चलो ऐसे लिख दो, क्या लिखना है? -2 है, 2 में से 1 जुड़ जाएगा और -2 + 1 आ जाएगा। इससे प्लस आएगा, ये नीचे आ जाएगा। इतना आ गया, ये पता चला क्या हुआ है? हम इसे ऊपर लेके गए, समाकलन किया तो इसमें 1 जुड़ जाता है, वही चीज़ बटे में आ जाती है। अब इसमें देखा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 1 बचा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो इनवर्स था इसे हम वापस 1/, में ले आए, इतना आ गया। अब हमें यहाँ से सी का मान निकालना होता है, तो हम कहेंगे जब t बराबर 0 तो a की जो सांद्रता थी ना वो a0 हो जाएगी। तो समीकरण 2 से a की जगह तो a0 आ जाएगा, c बराबर 1/a0। ये वाला मान उठा के हम यहाँ लगा देंगे। समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से हम करेंगे तो 1/a की सांद्रता तो ये आ गई, kT है, और 1/a0 इसे इधर ले आएंगे। 1/a - 1/a0 बराबर kT, या kT बराबर ना, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसे गुणा कर देंगे इधर,
ये आ गया। और नीचे ले जाएंगे टी को, 1/t a0 माइनस a, और यहाँ a0, ये इसका मान होता है। लेकिन हम लिखते हैं यदि प्रारंभ में सांद्रता a मोल पर लीटर हो तथा t समय पश्चात x मोल पर लीटर विघटित हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब शेष मात्रा मतलब जो सांद्रता बची होगी, और बची हुई सांद्रता जो होती है वो होती है a माइनस एक्स, और प्रारंभिक मान जो था वो था a। समय का नंबर कितने में? 3 में लगा देंगे, तो k बराबर 1/t, और देखो a0 का मान तो a है और इसका मान a माइनस एक्स है। a माइनस एक्स और a 1/t, और यहाँ a माइनस a प्लस एक्स, चलो ठीक है। और यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स, a से a कैंसिल हो गया, लो जी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन आया था द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक होता है, और ऑप्शन में आया था क्वेश्चन। वेग स्थिरांक होता है तृतीय कोटि के लिए। अब सुन लो यार एक मिनट, अभी जैसे सारा नहीं कर रहे हम। तृतीय कोटि के लिए जब हम निकालेंगे ना, तो यहाँ का 2 का हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब जब ये 3 होगा तो 3 में से 1 जाएगा, तो अब ये बचेगा 2, ये भी 2। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा देखो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट होगा। देखो ये तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 2, और ये जो स्क्वायर था ना, ये माइनस वाला 2 था, ये नीचे आ जाएगा। समझ में क्या गया? ये वाला 2 जो है वो तो ये आ गया, और ये -2 जो था ये घूम के नीचे आ गया, ये स्क्वायर बन गया। बाकी सब सेम ऐसे चल रहा है। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जब t बराबर 0, तो देखो a का मान इतना, तो हम लगाने वाले हैं देखो यहाँ, तो c बराबर जो है ना वो हमें ये मिल जाएगा। हम समीकरण इसमें मान लगा देंगे, तो 2 ये है और 2 ये, इसे ले आएंगे। इसमें क्या करेंगे कि 1/2 एलसीएम ले लेंगे हम, 1/2 एलसीएम ले लेंगे। और अब देखो इधर, जब 1/2 एलसीएम ले लेंगे इसमें से, तो अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ध्यान से देख लेना। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, ये आंसर आ गया तुम्हारा। बस अरे जहाँ जहाँ बनता वहाँ स्क्वायर कर देना तुम्हें। अब पूरा तो हो जाने दो, पहले इधर को हो जाओ, उधर को हो जाओ। प्रारंभ में ये a मोल है, और x इसमें t समय पर इतने मोल विघटित हो जाते हैं। तो अब देखो जहाँ जहाँ a है उसकी जगह ये लगा देंगे, और जहाँ a0 उसकी जगह ये लगा देंगे। तो देखो इस पर वर्ग हो जाएगा, इस पर वर्ग हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा आगे को सॉल्व करना है तुम्हें। इसे तो लिखो 1/2 2t a स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, और बटे हमारा ये चल रहा है कि a माइनस एक्स का स्क्वायर और a स्क्वायर, 1/2t और ये एक्स स्क्वायर ए से ये कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला हमने पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। और यहाँ a माइनस एक्स का स्क्वायर और ये a स्क्वायर,
पूरा मैथ ही चल रहा है ये भी एक तरीके से। इसमें से x कॉमन ले लेंगे और 2a माइनस एक्स और यहाँ a माइनस एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये है तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। तो इतना सॉल्व कर देंगे, बाकी हमने कुछ किया नहीं है, बस घात क्यूब हो गई है और वो स्क्वायर हो गया है, स्क्वायर की वैल्यू खोली है बस। इस तरीके से प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के लिए तुम्हारे ये मान आ जाते हैं। और ये जो है ना, अभी सिर्फ एक मेथड चल रहा था, अगर तुम लोगों को याद हो कि हमारे पास हेडिंग था अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, और उसकी 3 विधि थी, समाकलन विधि, प्रारंभिक दर विधि, मतलब ग्राफीय विधि और प्रारंभिक दर विधि। अब उसका दूसरा हेडिंग डाल देंगे, ग्राफीय विधि द्वारा क्या है? ग्राफीय विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि, ग्राफीय विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने के लिए, ग्राफीय विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम, ग्राफीय विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता तथा समय, अभिकारक की सांद्रता तथा समय के मध्य, समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींचा जाता है जिसका ढाल अभिक्रिया के वेग को दर्शाता है, जिसका ढाल अभिक्रिया के वेग को दर्शाता है। अभिक्रिया के वेग को दर्शाता है। हाँ जी, देखो इधर हमने सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचा। यह अभिकारक की सांद्रता है। सांद्रता क्या होती है अभिकारक की? जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी सांद्रता घटती है। जैसे मैंने गेहूं वाला उदाहरण बताया था कि गेहूं पड़े किसी मशीन में, जब उनका आटा बनना स्टार्ट होगा तो गेहूं धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते रहेंगे, आटा बनता रहेगा, अभी उत्पाद बनता रहेगा। तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? देखो प्रारंभ में तो बहुत ज़्यादा थी, इस तरह से लगभग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो प्रारंभ में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है और होते होते समाप्ति की ओर चल रही है, समाप्ति की ओर। तो अब हम जब इसका ढाल निकालेंगे तो ढाल क्या होता है? ढाल निकालते हैं tan थीटा से, और tan थीटा बराबर होता है क्या कि लंब बटे आधार। लंब हमारे पास ये होता है, आधार हमारे पास ये होता है। जब परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ सांद्रता में परिवर्तन हो गया, यहाँ समय में परिवर्तन हो गया, तो समय को डेल्टा लगा के हम उसे दर्शा देते हैं और सांद्रता को डेल्टा लगा के दर्शा देते हैं। और ये सांद्रता परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया का वेग बन जाता है। तो वेग जो होता है वो रेखा का ढाल होता है, और जब ढाल जो होता है वो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी होता है। ये अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसके 3 ग्राफ और बनेंगे। अब वो किसके मध्य है? वो अभिक्रिया की सांद्रता और वेग के मध्य खींचे जाएंगे ग्राफ, कि जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी कैसे कैसे उसका वेग बढ़ेगा, तो उससे कोटि निर्धारित की जाएगी। तो अभी पहले इतना बना लेंगे, 3 ग्राफ अभी और बनेंगे।